Hello students, in today's lecture number 5 on work energy and power, we shall now discuss the concept of power. पावर जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है? इसके बारे में जानने के लिए देखिए, पावर किसी व्यक्ति का हो सकता है, पावर ऑफ ए पर्सन कह सकते हैं, वो आप किसी व्यक्ति जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनकी पावर अलग अलग होती है। कोई 100 किलो वजन को आसानी से उठा लेता है, लेकिन कोई जो है नहीं उठा पाता है। कोई 4 किलोमीटर आसानी से दौड़ लेता है, पैदल चला जाता है, कोई 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाता है। तो सभी की पावर जो है, सभी व्यक्तियों की पावर डिफरेंट होती है। वैसे ही मशीन्स की पावर भी डिफरेंट होती है। आप जानते हो, जो मशीन वजन उठाती हैं, तो कई मशीन तो बहुत कम वजन उठा पाती है और कई बहुत ज़्यादा वजन उठा लेती है। तो व्यक्ति की भी अपनी अपनी पावर होती है, पर्सन्स की भी अपनी अपनी पावर होती है। वहीं जो इंडिविजुअल्स मशीन्स हैं, उनकी भी अपनी अपनी पावर्स होती हैं। ठीक है, तो पावर होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम इसे डिफाइन कर लें। तो पावर ऑफ ए पर्सन, पावर ऑफ ए पर्सन, पावर ऑफ ए पर्सन और ए मशीन is is the rate is the rate of work done, rate of work done, या फिर कहो और या कह सकते हो, और पावर इज द rate power is the rate at which power is the rate at which energy is transferred, energy is transferred, जिस रेट पर एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे हम पावर कहते हैं। या फिर कहेंगे पावर ऑफ ए पर्सन और ए मशीन इज द रेट ऑफ वर्क डन, कि उसने कितना वर्क किया मशीन ने, उसे हम पावर कहते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई मशीन W वर्क करती है T टाइम में, तो जो एवरेज पावर होगी, एवरेज पावर यदि मैं कहूँ, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, यदि किसी इंडिविजुअल के द्वारा, और वी कैन से इफ ए पर्सन इज डूइंग W अमाउंट ऑफ वर्क इन टाइम T, देन द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम में कितना वो वर्क कर रहा है, वो वर्क डन जो होगा व्यक्ति के द्वारा या मशीन के द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो उसका पावर कहलाएगा, एवरेज पावर। एवरेज पावर को नॉर्मली हम P और क्या लिख देते हैं? एवरेज। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम, किसी दिए गए टाइम में कितना वर्क किया, वो क्या कहलाएगा? एवरेज पावर। वर्क डन को W लिख दें, टाइम को T लिख दें, तो एवरेज पावर का जो रिलेशन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, W अपॉन T। ये हो गया एवरेज पावर। लेकिन यदि आपको इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करनी है, इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करनी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर यदि आपको पावर डिफाइन करनी है कि इतने बजे कितना वर्क कर लिया व्यक्ति ने, तो वर्क डन बाय ए फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय ए फोर्स। देखिए, आप जानते हो जो वर्क डन होता है DW यदि हम लिखें, तो DW क्या होता है? DW होता है F डॉट डी एक्स, ये होता है DW। ठीक है, ये वर्क डन आप जानते हो। जब किसी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? स्मॉल m है। यदि इस पर आप फोर्स लगाते हो F, और यदि इसमें इसकी पोजीशन में कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाए? dx डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला जाता है, कुछ समय के बाद dx डिस्प्लेस हो जाता है, तो जो वर्क डन होगा DW इज इक्वल टू F डॉट dx होगा। अब देखिए, जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी, इंस्टेंटेनियस पावर, जैसे हमने याद करो इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, वैसे ही इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पावर को डिफाइन कर दें तो उसे हम इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। इसे P से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जब इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे तो जो टाइम इंटरवल है वो 0 हो जाएगा, और ये W की जगह डेल्टा W और टाइम की जगह डेल्टा T लिख दें। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा।
इस तरीके से लिखा जाएगा, जिसको आप और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप dw/dt। इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये लिमिट लगा दोगे। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आया, जिसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो। dw की जगह क्या लिखेंगे, f.dx लिखेंगे। तो ये dw की जगह लिखा, नीचे क्या है, dt है, तो क्या लिखा जाएगा, पावर इज इक्वल टू f डॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं dx/dt। अब dx/dt आप सब जानते हैं क्या होता है, v होता है, वेलोसिटी। तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर जो है डॉट प्रोडक्ट आ गया किसका, फोर्स ऑफ वेलोसिटी का। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पावर कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। पावर कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी हो गई, बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा पावर का, यदि डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखना चाहें, इसका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो पावर इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, m1l1t-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। और वेलोसिटी का क्या होगा, l1t-1, ये वेलोसिटी का ये होगा, ये वेलोसिटी का होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होगा। इसको सॉल्व करें तो m1l2t-3 ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, पावर का। ठीक है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट की बात करें हम, यूनिट क्या होगा पावर का, वो भी बात कर लेते हैं। वैसे ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, SI यूनिट ऑफ पावर यदि मैं बात करूं, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, ये होता है वाट। क्या होता है, वाट, जिसको W से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए पावर इज इक्वल टू क्या था, W, वर्क डन अपॉन टाइम, ये था ना फॉर्मूला। यदि मैं कहता हूं कि इफ वर्क डन इज 1 जूल, ठीक है, टाइम इज 1 सेकेंड, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 वाट। पावर कितनी हो जाएगी, 1 वाट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। पावर का जो फॉर्मूला है कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 वाट का मतलब, तो 1 वाट क्या है, पावर है। ये पावर 1 वाट कब होगी, पावर 1 वाट कब होगी, if 1 जूल वर्क is being done 1 joule work is being done in 1 second, ठीक है। if 1 joule work is being done in 1 second, तो क्या होगा, पावर इज सेड टू बी, पावर क्या कहलाएगी, इज सेड टू बी 1 वाट। क्या कहलाएगी, पावर 1 वाट कहलाएगी। यदि 1 सेकंड में 1 जूल वर्क होता है तो पावर क्या हो जाएगी, 1 वाट हो जाएगी। अब देखिए, पावर की और भी दूसरी यूनिट्स होती हैं, आप जानते होंगे। पावर की एक यूनिट होती है किलोवाट। पावर की और भी बहुत सारी यूनिट हैं, जिसमें से एक यूनिट क्या है, किलोवाट है। पावर की एक यूनिट क्या है बेटा, किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, किलोवाट। 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट का मतलब 1 किलो का मतलब 1000 और वाट, ठीक है, 1000 वाट। जिसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 किलोवाट, किलो को के लिख देते हैं, और ऐसे भी तो लिखते हो किलो को 10⁻3। ठीक है, ये वाट है। अब यहाँ पर ये वाट, ठीक है, 10⁻3 वाट। ये 1 किलोवाट का मतलब हो गया। 1 किलोवाट को ऐसे लिख दो शॉर्ट में, तो ये ध्यान रखना है। एक तो 1 किलोवाट, एक होता है मेगावाट। क्या होता है, मेगावाट होता है। मेगावाट क्या है, 1 के आगे कितनी जीरो, 1 मेगा मतलब 10⁻6 होता है बेटा। 10⁻6 कितना होता है, 6 वाट होता है। 10⁻6 वाट होता है। ये मेगावाट का मतलब हो गया, मेगावाट कहेंगे इसको। 10⁻6 वाट कहो, या फिर कहो 10⁻3 इंटू 10⁻3 इंटू किलोवाट,
ऐसे कह सकते हो आप भाई 10⁻³ किलोवाट ही तो 1 मेगावाट होगा। किलो का मतलब 10⁻³ और ये लिख लिया तो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट होता है। ठीक है, या फिर लिख दोगे 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक होता है पावर का यूनिट, आपने सुना होगा हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है? जिसको हम कहते हैं 746 वाट, ये भी ध्यान रखिएगा। और हॉर्स पावर को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में? HP। कितना होता है ये? 746 वाट। ध्यान रखिएगा ये भी। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं पावर की, और भी यूनिट होती हैं, गीगावाट होता है, टेरोवाट होता है, ये बड़ी बड़ी यूनिट्स हो सकती हैं पावर की। लेकिन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो कौन सी है? वाट है। ठीक है। अब जो मोटर बाइक हैं, इंजन्स हैं, जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, उसमें हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? हॉर्स पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि इंजन की पावर कितनी है, इतने हॉर्स पावर है। आपने कभी देखा होगा बाइक के इंजन पर लिखा हुआ, या उसके मैनुअल में लिखा हुआ देखा होगा, किसी गाड़ी के मैनुअल में लिखा हुआ आपने देखा होगा। ठीक है। अच्छा, एक और कमर्शियल यूनिट आप जानते हो, यहाँ पर W जो है ना, वर्क डन, ये वर्क डन क्या है? एनर्जी है। वर्क डन क्या है बेटा? एनर्जी है। तो जो एनर्जी का यूनिट होता है, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट जो होता है, कमर्शियल यूनिट एनर्जी का आपको पता होगा, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वैसे आपने ये सब पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है 1 यूनिट। क्या होता है? 1 यूनिट। और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलो का मतलब 1000। वाट का वाट लिख लो। ठीक है। आवर में कितना होता है? 60 × 60 सेकेंड होता है आवर में। अब 60 × 60 का मतलब 3600, और ये 1000, इतना वाट सेकंड आ गया। वाट सेकंड आ गया। ठीक है, कितना आ गया? वाट सेकंड आ गया। और वाट सेकंड कितना होता है? वाट सेकंड को क्या कहते हैं हम? वाट सेकंड को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। देखिए अभी लिखा था ना हमने, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो 1 जूल बराबर क्या आ जाएगा? वाट इंटू सेकंड आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? तो वाट इंटू सेकंड क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। तो ये कितना जूल आ गया? 36 इंटू 10⁻5 जूल, इतना आ गया। या इसको और क्या लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 यूनिट का मतलब इतना होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का। ठीक है। इसी फॉर्म में बिल आता है कि कितना यूनिट आपने कंजम्पशन किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, उस आधार पर। तो ये तो बात हुई बेटा पावर की। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का, वो है कॉलिजन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिजन। कॉलिजन को हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कॉलिजन क्या होती है, सोच के देखिए। क्या कॉलिजन के लिए ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। कॉलिजन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट में आना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने कभी सुना होगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसमें आपने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड की एक पतली पन्नी थी, उसके ऊपर भेजे गए थे। लेकिन उससे बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए वो वापस लौट रहे थे। तो वहाँ भी जो इंटरेक्शन हो रहा था, वो भी क्या कहलाएगा? कॉलिजन कहलाएगा। ठीक है। तो कॉलिजन क्या होता है पहले तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। ए कॉलिजन is an isolated a collision is an isolated event in which two or more दो या दो से ज्यादा, ठीक है, कोलाइडिंग टू और मोर कोलाइडिंग बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स exert strong forces, एक दूसरे पर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं, ऑन ईच अदर exert strong forces on each other for 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 a आप कह सकते हो रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए, रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, जिसे आप इम्पल्स भी नाम दे रहे हो। ठीक है, इम्पल्स भी नाम देते हो, फॉर ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। ठीक है। ध्यान रखिए, फॉर कॉलिजन
for collision the actual physical contact is not necessary. Actual physical contact is not necessary. अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए बेटा, कॉलिजन का मतलब होता है एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट, एक बार इसको लिख लेते हैं, इज नॉट नेसेसरी। फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं होता, किसके लिए? कॉलिजन के लिए। देखिए बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट है m1 मास का, ये दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है इससे टकराएगा तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पर फोर्स लगाएगा। इसे कह रहे हैं हम कॉलिजन। लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट्स का फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, किसके लिए? कॉलिजन के लिए। ठीक है, जैसे कि आप रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था उनके एक्सपेरिमेंट में? रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, ये एक सोर्स था अल्फा पार्टिकल का। इससे अल्फा पार्टिकल निकले और यहाँ पर एक गोल्ड की एक फॉइल थी जो कि बहुत पतली थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पतली थी, 3 × 10⁻⁸ मीटर ऑर्डर की थी। ठीक है, इतना पतली पन्नी थी गोल्ड की। उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई तो अल्फा पार्टिकल यहाँ तक गए और इस गोल्ड फॉइल को बिना टच किए वापस लौट आए। ठीक है, अलग अलग एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड हुए थे, ये ध्यान रखिए। लेकिन बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वापस भी लौट रहे थे, बहुत सारे इधर 90 डिग्री एंगल बनाते जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल है, ठीक है, इसके बीच में क्या नहीं हो रहा है? फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि शुरुआत में अल्फा पार्टिकल के पास क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी। अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के नज़दीक गया, इसके नज़दीक गया, इस गोल्ड के न्यूक्लियस के पास गया, तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, पॉजिटिव है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल गोल्ड की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती चली जाएगी और एक जगह ऐसी आएगी जब जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो गोल्ड और अल्फा पार्टिकल का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर हो जाएगी। ये ZE तो हो गया गोल्ड फॉइल का चार्ज हो गया, और 2E चार्ज हो गया किसका? अल्फा पार्टिकल का। और ये गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस R हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। तो इसको अभी फॉर्मूले को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कंडीशन आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। अब आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो हमने mgh पढ़ा था। बेटा ये भी होता है K Q1 Q2/R। जब दो चार्जेज होते हैं Q1 Q2, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है और एक गोल्ड फॉइल है, तो इनके बीच में जो यहाँ पर इस समय जो इसकी एनर्जी है सिस्टम की वो K Q1 Q2/R होती है, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इसको R, ये R क्या है? इस अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल के बीच का डिस्टेंस है। तो जब ये कंडीशन हो जाएगी तो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को कभी टच ही नहीं कर पाएगा और बिना टच किए वापस लौट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल के बीच, उसको हमने क्या कहा? कॉलिजन कहा। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि कॉलिजन के लिए कभी भी फिजिकल कांटेक्ट हो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी कॉलिजन्स होती हैं। और विद फिजिकल कांटेक्ट कॉलिजन तो आपने बहुत सारी देखी होंगी अपनी डेली लाइफ में। आपने कभी ट्रेन के बॉगीज को आपस में जुड़ते हुए देखा होगा। तब जब एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे से जोड़ा जाता है ट्रेन के, तो आपने देखा होगा कि दोनों डिब्बे में के जो स्प्रिंग लगे रहते हैं, सस्पेंशन जो लगे रहते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, और वो जो फोर्स आपस में लगता है वो पूरी ट्रेन के बॉगीज को ट्रांसफर हो जाता है। आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ ट्रेन में जो है इंजन को जोड़ा गया है या एक बॉगी को दूसरे बॉगी से जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप एक बॉल को, जैसे बिलियर्ड बॉल होता है इस टाइप का एक गेम होता है, ऐसे ही एक टेबल होती है, ठीक है, जिसको पैसे वालों का गेम नॉर्मली कहते हैं। और इसमें इधर उधर जो है होल्स होते हैं चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पर होल्स होते हैं और यहाँ पर जो है बॉल होती है एक। ठीक है, बहुत सारी बॉल पड़ी रहती है यहाँ पर स्फेरिकल।
बहुत सारी बॉल पड़ी रहती हैं और एक लंबी स्टिक से इसको हिट किया जाता है, स्टिक से हिट किया जाता है, इसको इसमें निशाना बना करके और ऐसे भेजा जाता है। तो यहाँ भी जो ये क्या हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट आ रहा है, एक बॉल दूसरे बॉल पर जब फोर्स लगाती है तो कॉलिजन होता है। यहाँ पर ये जो कॉलिजन है ये इलास्टिक कॉलिजन है, ध्यान रखिए। ये कौन सी कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है। यहाँ पर जो ये कॉलिजन हो रही है बेटा, ये इलास्टिक कॉलिजन है। अब देखिए कॉलिजन जो है कई टाइप की हो सकती है। अभी तक तो हमने मीनिंग जान लिया कॉलिजन का कि कॉलिजन क्या होता है। अब कॉलिजन जो है कई टाइप की हो सकती है बेटा। कॉलिजन के टाइप देख लेते हैं। कॉलिजन दो टाइप की हो सकती है, मेन दो टाइप हैं, ठीक है। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन एंड इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। एक होती है इलास्टिक कॉलिजन और एक होती है इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। ये दो ध्यान रखिएगा। इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इस टाइप की जो कॉलिजन होती है इसमें टोटल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, दोनों ही कंजर्व रहते हैं, रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। दोनों ही कंजर्व रहते हैं इसमें, यानी इनमें किसी में भी लॉस नहीं होता। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ना तो मोमेंटम में कोई लॉस होता है, ना ही काइनेटिक एनर्जी में। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं किसमें, इलास्टिक कॉलिजन में, ठीक है। तो जैसे ग्लास बॉल्स के बीच में जो कॉलिजन है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ग्लास बॉल्स के बीच में जो कॉलिजन्स होती है, ग्लास बॉल्स के बीच में जो कॉलिजन होती है वो इलास्टिक कॉलिजन होती है, ध्यान रखिए। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच कॉलिजन होती है बेटा, किसके बीच, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच, यहाँ लिख लेंगे हम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में जो कॉलिजन होती है उनको भी क्या कहते हैं, इलास्टिक कॉलिजन्स कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बीच जो कॉलिजन होती हैं वो भी इलास्टिक कॉलिजन की कैटेगरी में हम डालते हैं। तो ध्यान रखिए, जहां पर काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, मोमेंटम में कोई लॉस नहीं होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ऐसी कॉलिजन क्या कहलाती है, इलास्टिक कॉलिजन कहलाती है, ठीक है। तो इलास्टिक कॉलिजन में आपको दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, और जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो इसमें यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं, मोमेंटम क्या रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। कंजर्व का मतलब होता है कोई लॉस नहीं होता मोमेंटम में, कॉलिजन से पहले जो मोमेंटम था कॉलिजन के बाद भी वही मोमेंटम रहेगा, ध्यान रखिए, ठीक है। और ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, यानी बिफोर कॉलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ठीक है। बिफोर कॉलिजन जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वही आफ्टर कॉलिजन भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। और ध्यान रखिए कि जो टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जिसको आप कह रहे हो, ठीक है, मैंने कल आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, टोटल एनर्जी जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हो, मैकेनिकल एनर्जी ये भी क्या रहती है, इसमें कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, ये भी कंजर्व रहती है, इसमें भी कोई लॉस नहीं होता, ठीक है, इसमें भी कोई लॉस नहीं होता। और जो फोर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फोर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है। फोर्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इलास्टिक कॉलिजन में वो कंजर्व नेचर के होते हैं। फोर्सेज इन्वॉल्व, जो भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा वो कैसे होंगे, फोर्सेज इन्वॉल्व इन दीज कॉलिजन्स आर ऑफ कंजर्व्ड नेचर, ठीक है, आर ऑफ कंजर्व्ड नेचर। कैसी नेचर के होते हैं, कंजर्व्ड नेचर के होते हैं, कंजर्व होते हैं फोर्सेज जो है, ठीक है। अब जो मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ पर ना तो हीट में कन्वर्ट होगी, ना लाइट में, ना साउंड में, यानी जो टोटल एनर्जी है उसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी, टोटल या फिर जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हो, ठीक है, एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड into अनदर फॉर्म, ना तो हीट में कन्वर्ट होगी, ना ही लाइट में कन्वर्ट होगी, ना ही साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी,
जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगी। तो ये सभी कॉलिजन्स कैसी हो गई बेटा, ये सारे पॉइंट हो गए इलास्टिक कॉलिजन्स के। ये सारे पॉइंट किसके हो गए, इलास्टिक कॉलिजन के। तो इलास्टिक कॉलिजन इज ए कॉलिजन इन विच the total momentum as well as the total kinetic energy remains conserved। मतलब ना तो मोमेंटम में लॉस होता है और ना ही काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, कॉलिजन्स बिटवीन ग्लास बॉल्स, कॉलिजन्स बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये सब इलास्टिक कॉलिजन्स हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी जो मैंने ये बॉल का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कॉलिजन जो इलास्टिक कॉलिजन होती है उसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और जो फोर्सेज होंगे वो कैसे नेचर के होंगे, कंजर्वेटिव नेचर के होंगे। कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्व्ड फोर्सेज होंगे, ध्यान रखना कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। इसमें कौन से फोर्सेज होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। जो भी फोर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे वो कैसे फोर्सेज होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। और जो टोटल एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। ये हो गया आपका इलास्टिक कॉलिजन का केस। अब इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है बेटा, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, मोमेंटम तो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट देयर आर सम लॉसेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, momentum is conserved but there is loss of काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, यानी बिफोर कॉलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होगी आफ्टर कॉलिजन वो इतनी नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। जो हमारी डेली लाइफ में जितनी भी कॉलिजन्स है ना, मोस्ट ऑफ द कॉलिजन्स इन अवर डे टू डे लाइफ आर इन इलास्टिक कॉलिजन। वो सब कॉलिजन्स कैसी हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन है। जैसे व्हीकल्स के बीच में जो कॉलिजन्स होती हैं, कॉलिजन्स बिटवीन व्हीकल्स, ये जो है इन इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल है। कॉलिजन जब आप किसी सरफेस पर बॉल, जब किसी फ्लोर पर आप या दीवार पर बॉल को फेंकते हो तो दीवार और बॉल के बीच में जो कॉलिजन होता है वो इन इलास्टिक कॉलिजन है। जैसे कि आप किसी दीवार पर मिट्टी फेंकते हो, गीली मिट्टी को जब आप फेंकते हो, मड थ्रोन ऑन द बॉल, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी इन इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जहां वेलोसिटी में चेंज आ जाता है ना कॉलिजन के बाद, जहां काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, वहां जो कॉलिजन है वो कैसी होगी, इन इलास्टिक कॉलिजन होगी। ये ध्यान रखिए, मोमेंटम कंजर्व रहेगा लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दूसरा, टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी जिसको आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हो, ठीक है, टोटल एनर्जी जिसे आप क्या कहते हो, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ये भी कंजर्व्ड होती है टोटल एनर्जी, लेकिन क्या कंजर्व नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है। जो फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कुछ फोर्सेज हो सकते हैं या ऑल फोर्सेज हो सकते हैं, कुछ या सभी फोर्सेज, ठीक है, सम और ऑल फोर्सेज इन्वॉल्व। जो भी फोर्स इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप की कॉलिजन में, इन इलास्टिक कॉलिजन में, किस नेचर के होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, ऐसे लिख सकते हो। कैसे फोर्सेज होते हैं यहाँ पर जो इन्वॉल्व होते हैं, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है यानी टोटल एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल, या फिर कहो आप टोटल एनर्जी,
ठीक है, ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल और टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, जैसे कि हीट एनर्जी में बदल जाएगा, ठीक है, या साउंड एनर्जी में बदल जाएगा। इस तरीके से कुछ हिस्सा इसका बदल जाता है, ठीक है। और जो फोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो मैंने आपको बता ही दिए, कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई किसकी, इन इलास्टिक कॉलिजन की बात हो गई ये सब, ठीक है। फोर्सेज जो होंगे वो कौन से होंगे, नॉन कंजर्वेटिव होंगे। और कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। और इस डेली लाइफ में जो मोस्ट ऑफ द जो कॉलिजन्स हैं वो सब कैसी हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन्स हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, इसकी बात करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन कॉलिजन की बात करेंगे, वन डायमेंशनल कॉलिजन की बात करेंगे केवल, ठीक है। और कैसी कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। जैसे एक ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल का मास मान लेता हूँ m1 है, ठीक है। इस बॉल का मास क्या है, m1 है। और एक दूसरी बॉल है, इसका मास क्या है, m2 है। m1 का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो u1 है, और m2 का इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ठीक है। और ये सिचुएशन है बिफोर कॉलिजन की, बिफोर कॉलिजन की सिचुएशन है। और ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि जो पहली बॉल की स्पीड है वो दूसरी बॉल की स्पीड से ज़्यादा है। ये एक सिचुएशन हो गई। अब क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या होगा, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, वन डायमेंशन है ना, कैसी मोशन है, वन डायमेंशन है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, और डिफरेंट वेलोसिटीज से जा रही है, पहले की वेलोसिटी ज़्यादा है, दूसरे की कम है। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद इनमें क्या हो गया, कॉलिजन होगा, स्ट्राइक करेंगी ये एक दूसरे से, ठीक है। और जब ये स्ट्राइक करेंगी तो कॉलिजन के समय क्या होगा, फिर कॉलिजन के समय की सिचुएशन क्या होगी, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, ये बॉल 1 जिसका मास m1 है और ये बॉल 2 जिसका मास m2 है, ये दोनों कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है। ये ड्यूरिंग कॉलिजन की स्थिति आ जाएगी, ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन के समय की पोजीशन है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्ट है इसको मान लेता हूँ मैं 1 बॉल और इसको सेकंड बॉल, ये फर्स्ट बॉल ये सेकंड बॉल। पहली जो बॉल है वो सेकंड पर फोर्स लगाएगी और सेकंड जो बॉल है वो फर्स्ट पर फोर्स लगाएगी यानी पहली बॉल सेकंड पर फोर्स लगाएगी और सेकंड बॉल जो है फर्स्ट पर फोर्स लगाएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई, पहली बॉल सेकंड पर फोर्स लगाएगी और सेकंड बॉल पहली बॉल पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, जब कॉलिजन हो जाएगी तो दोनों जो बॉल हैं वो अलग अलग वेलोसिटीज से मूव करेंगी। इसका मास m1, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कॉलिजन के बाद v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी कॉलिजन के बाद v2 हो गई, ठीक है। ये आफ्टर कॉलिजन की सिचुएशन में बता रहा हूँ, आफ्टर कॉलिजन मास में तो कोई इनमें चेंज आएगा ही नहीं, इसका मास m1 इसका m2 मास है, ठीक है। ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, ये सिचुएशन है। तो ये इलास्टिक कॉलिजन हो रही है किस में, वन डायमेंशन में। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, देखिए बिफोर कॉलिजन u1 ग्रेटर देन था u2 से, ठीक है। आफ्टर कॉलिजन जो बॉल नंबर 1 और 2 हैं जो कि वेलोसिटी v1 और v2 से सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनकी वेलोसिटीज में क्या डिफरेंस आएगा ये हम देख लें कि इस तरीके से ये जाएंगी कि जो जो कम मास की बॉल है, यदि मैं ये कहता हूँ, आगे हम देखेंगे कि कौन सी बॉल किस किस वेलोसिटी से मूव करेगी आफ्टर कॉलिजन, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये वन डायमेंशनल कॉलिजन का मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब आगे देखिए डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम दो, ये कैसी कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन है, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एज पर लॉ of conservation
ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, कौन सा मोमेंटम? टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ये होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन क्या होगा? देखो, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम क्या होगा? m1 इंटू u1 होगा। ठीक है, प्लस सेकेंड बॉल का मोमेंटम क्या होगा? m2 इंटू u2 होगा। होगा या नहीं होगा? पहली बॉल का मोमेंटम m1 u1 होगा, दूसरी बॉल का मोमेंटम क्या होगा? m2 u2 होगा। यहाँ तक ठीक है। इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम क्या है फर्स्ट बॉल का? m1 v1, सेकेंड बॉल का क्या है? m2 v2। ये सिचुएशन आ जाएगी। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिए इसको। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। रीअरेंज कैसे करें? m1 u1 और m1 v1 को इधर ले आओ बेटा। m1 v1 इधर ले आए इज इक्वल टू m2 v2 और m2 u2 को इधर ले जाओ। m2 u2 को राइट साइड में ले जाओगे तो ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए m1 कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन आ रहा है ना इधर, तो ये आ जाएगा u1 माइनस v1 और इधर हो जाएगा m2 कॉमन आ रहा है तो v2 माइनस u2। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके ये भी निकाल लिया। अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहेगा? भाई एक कैसी कॉलिजन है? इलास्टिक कॉलिजन है। तो यहाँ पर एज पर ऑल्सो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहेगा? ये क्या कहता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन बराबर होगी किसके? टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन के। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन के बराबर होगी। ठीक है, अब बिफोर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है? पहले ऑब्जेक्ट की, पहली बॉल की हाफ m1 u1 स्क्वायर, सेकेंड बॉल की हाफ m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आफ्टर कॉलिजन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बोलिए समझ में आया? भाई ये m1 u1 वेलोसिटी है बिफोर कॉलिजन, सेकेंड की u2 वेलोसिटी है, आफ्टर कॉलिजन v1 और v2 हो गए, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। अब देखो पूरी इक्वेशन में हाफ m हाफ कैंसिल हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लें, थोड़ा और सॉल्व कर लें इसको। कैसे? देखो m1 u1 स्क्वायर, अब ये जो m1 v1 स्क्वायर है इसको लेफ्ट साइड में ले आओ। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो है उनको एक साइड में लिख लो और सेकंड ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम जो काइनेटिक एनर्जी है उसको एक साइड लिख लो। m2 u2 को राइट साइड में ले जाता हूँ, m2 इंटू u2 स्क्वायर है ये। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जरा, यहाँ m1 कॉमन आ रहा है तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो गया। और यहाँ m2 कॉमन आ रहा है तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, तो a प्लस बी मतलब u1 प्लस v1 इंटू ए माइनस बी मतलब u1 माइनस v1, ये हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ भी a माइनस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, जैसे यहाँ लगाया तो a की जगह यहाँ v2 है तो v2 प्लस u2 a प्लस बी हो गया और v2 माइनस u2 a माइनस बी हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने से ऐसा आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मैं थर्ड मान लेता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ? थर्ड मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? डिवाइड करता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 2 वी हैव
इक्वेशन 2 क्या है, देखिए ये इक्वेशन 2 थी आपकी, इस इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट साइड को डिवाइड करोगे तो u1 प्लस b1 इंटू u1 माइनस v1, ये लेफ्ट साइड है इक्वेशन 3 की, और इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड क्या है, m1 इंटू u1 माइनस v1, m1 इंटू u1 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड क्या है, m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, ठीक है, और राइट साइड क्या है 2 का, m2 इंटू v2 माइनस u2, m2 इंटू v2 माइनस u2। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, m1 से m1 कैंसिल हो गया, u1 माइनस v1 से ये कैंसिल हो गया, ऐसे ही v2 माइनस u2 से ये कैंसिल हो गया, m2 से m2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से u1 प्लस v1 बराबर आ जाएगा v2 प्लस u2 के, v2 प्लस u2 के बराबर आ गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं u1 माइनस u2 को इधर ले आऊँ और v2 माइनस v1 ऐसा लिखा जा सकता है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ, ठीक है या नहीं। तो वन डायमेंशनल कॉलिजन में क्या रिजल्ट आ गया, ये कह रहा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, सेपरेशन की ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। ये बिफोर कॉलिजन वेलोसिटीज हैं, बिफोर कॉलिजन, देखिए ये बिफोर कॉलिजन वेलोसिटीज हैं u1 u2, तो दोनों का पास आना, दोनों पास आएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, u1 माइनस u2 हो गई, सेम डायरेक्शन में है ना, और बराबर होगा किसके, v2 माइनस v1 के, ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनकी, v2 माइनस v1। तो यहाँ से इक्वेशन 4 से क्या कहा जा सकता है, thus इन वन डायमेंशन, 1D का मतलब वन डायमेंशन आप जान गए होंगे, वन डायमेंशन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 माइनस v1 है, इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी है अप्रोच की, वो क्या है, u1 माइनस u2 है, u1 माइनस u2, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, ठीक है, तो ये बराबर होता है, यही लाइन क्वेश्चन बन के आती है, प्रूव दैट इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये प्रूव कर देंगे आप इस तरीके से, ठीक है, तो ये बात हो गई है। अब आफ्टर कॉलिजन जो ये वेलोसिटीज हैं v1 v2, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, ये हम पता करना चाहते हैं कि इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटीज क्या होंगी आफ्टर कॉलिजन, ठीक है, v1 v2 भी पूछ लेता है, तो निकालते हैं इलास्टिक कॉलिजन में जो वेलोसिटीज होंगी, ठीक है, वेलोसिटीज इसी टॉपिक में है बेटा, वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और हमने ऑब्जेक्ट क्या लिए हैं, बॉल्स, ठीक है, आफ्टर कुछ भी ले सकते हो आप, बॉल्स ले लिया हमने, आप कुछ भी ले सकते हो, आफ्टर द इलास्टिक कॉलिजन, और कौन सी है इलास्टिक कॉलिजन, वन डायमेंशन है, ध्यान रखिए हम केवल वन डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉल्स आफ्टर द इलास्टिक कॉलिजन के बाद में वेलोसिटी क्या होंगी, देखिए यूजिंग इक्वेशन 4 क्या थी हमारी, इक्वेशन 4 देखो जरा पहले वाले मुझसे, इक्वेशन 4 क्या थी, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 4 हम क्या लिख सकते हैं, v में राइट
बी में राइट, कंटिन्यूएशन में चल रहा है ऊपर से ही। इक्वेशन 4 क्या है आपकी, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये है आपकी इक्वेशन 4। और इसका यूज करके आप लिख सकते हो v2 का वैल्यू, और v2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1, v1 इधर चला जाएगा तो ये v2 आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 5। अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है v2 का, ठीक है। अब इस v2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू of v2 into equation 1, we have इक्वेशन 1 क्या है जरा देखो। इक्वेशन 1 ये है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें v2 की वैल्यू रखिए तो क्या आ जाएगा, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू रखो u1 माइनस u2 प्लस v1, ये रख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लें तो m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इधर क्या रह गया, m1 u1 प्लस m2 u2, ये रह गया, ठीक है। यानी अब इसमें देखिए इसमें जो v1 का टर्म है ना, ये वाला और ये वाला, इसको एक साथ कर लो, और बाकी को एक साइड ले जाओ। देखो m1 u1 प्लस m2 u2, इस m2 u1 को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो माइनस m2 u1 हो जाएगा, और माइनस m2 u2 को इधर ले आओ तो प्लस m2 u2 हो जाएगा। और राइट साइड में जो m1 v1 और m2 v1 है, इसमें से v1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, m1 इंटू m2 v1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, u1 आ रहा है इसमें, और इसमें u1 कॉमन आ रहा है, तो m1 माइनस m2 u1 आ गया, और इसमें कॉमन दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1, ये आ गया। तो यहाँ से v1 क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से v1 जो आएगा, फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी होगी आफ्टर कॉलिजन, v1 क्या है, आफ्टर कॉलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी, ये क्या आ गया, m1 माइनस m2 अपॉन, ये नीचे आएगा इधर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस इसके नीचे भी आएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू u2। ये फाइनल एक्सप्रेशन आया फर्स्ट बॉल का कॉलिजन के बाद स्पीड का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं इसको, फर्स्ट बॉल का स्पीड आ गया आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब सेकंड बॉल का स्पीड निकालें आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। अब ये जो v1 की वैल्यू है, ये सेकंड इक्वेशन नंबर 5 में रख दें। इक्वेशन 5 जो यहाँ आया है, इसमें हम इस v1 की वैल्यू रख दें तो v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ v1 इनटू इक्वेशन 5 वी हैव, क्या आएगा, इक्वेशन 5 में रखो तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 5 में जब हम रखेंगे, हाँ जी, हम बात कर रहे थे v1 की वैल्यू रखें किसमें, इक्वेशन 5 में, v1 की वैल्यू इक्वेशन 5 में रखिए बेटा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस b1, और प्लस b1 रखेंगे यहाँ तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाना है। अब इसको सॉल्व करो, v2 u1 यहाँ है और u1 यहाँ है,
दोनों में से u1 कॉमन आएगा तो 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1। क्या किया मैंने, ये u1 और ये u1 कॉमन लिया तो ये बचेगा। फिर अब ये माइनस u2 और ये u2, ठीक है, तो u2 कॉमन ले लो, तो u2 कॉमन लेंगे तो 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1 इंटू u2 लिखा जाएगा। इसमें से और इसमें से u2 कॉमन लिया तो दिस माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, v2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम क्या आ गया, m1 प्लस m2 आ गया, और यहाँ m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 आएगा इंटू u1, प्लस यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा, m1 प्लस m2 आएगा, और यहाँ 2m2 और यहाँ m1 माइनस m2 आएगा इंटू u2। अब देखिए क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू m2 से m2 कैंसिल हो गया और यहाँ बचा 2m1 ऊपर, m1 प्लस m2 इंटू u1 हो गया। यहाँ पर m2 माइनस हो जाएगा तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा इंटू u2, ठीक है। तो ये सेकेंड बॉल की वेलोसिटी आ गई आफ्टर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन ये सेकेंड बॉल की वेलोसिटी आ गई। तो कॉलिजन के बाद में हमने फर्स्ट बॉल और सेकेंड बॉल की वेलोसिटीज निकाल ली, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब केस क्या हो सकते हैं। देखिए अब हम केसेस डिफाइन करेंगे। केस 1 लेंगे। केस फर्स्ट क्या हो सकता है, हमने जो दो बॉल ली है स्टार्टिंग में, जो हमने दो बॉल ली थी बेटा स्टार्टिंग में, उन बॉल का जो मास है क्या वो एक जैसा होगा, ज़रूरी तो नहीं है। जो मास था दोनों बॉल का स्टार्टिंग में वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। देखिए ये जो हमने बॉल्स ली थी m1 और m2 मासेज की, इसमें ये कंडीशन हो सकती है ना कि दोनों का मास या तो बराबर हो, या फिर पहले का ज़्यादा मास हो और दूसरी बॉल का कम हो, या फिर पहले का कम हो और दूसरी बॉल का ज़्यादा हो। ये सारी सिचुएशंस हो सकती है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा फिर इस केस में, क्या होगा इस केस में। पहला केस लेते हैं, इफ m1 इज इक्वल टू m2। यदि मैं ये कह देता हूँ कि जो दो बॉल्स लिए हैं आपने, उन दोनों की जो मास है वो सेम है। यदि इन दोनों का मास सेम है तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों का मास जब सेम होगा बॉल्स का, ठीक है, दैट इज बोथ ऑब्जेक्ट्स, हमने बॉल ली हैं, आर ऑफ सेम मासेज। सेम मासेज क्या है दोनों ऑब्जेक्ट्स, तो क्या होगा, और जब ये सेम मासेज की दो बॉल आपस में कॉलिजन करेंगी तो m1 m2 रखिए, m1 इज इक्वल टू m2 रखिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 v1 क्या हो जाएगा, v1 देखिए m1 इज इक्वल टू m2 रखोगे इस इक्वेशन 6 में तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। m1 इज इक्वल टू m2 रखते ही ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गई, और केवल क्या बचेगा, 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, और 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ भी तो m हो जाएगा और नीचे भी 2m हो जाएगा, 2m अपॉन 2m इंटू u2, है या नहीं। तो जब m1 इज इक्वल टू m2 होगा, यदि m1 इज इक्वल टू m2 को मैं m मान लेता हूँ, तो v1 जो इक्वेशन 6 में पहला टर्म है वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो आएगा 2m आएगा ऊपर, और नीचे m प्लस m आएगा, और इंटू u2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू u2 आ जाएगा। सिंपली v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u2 आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2m से 2m, v1 इज इक्वल टू u2 आ जाएगा। और ये u2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर कॉलिजन, सेकेंड बॉल का वेलोसिटी है बिफोर कॉलिजन, ठीक है। और इक्वेशन 6 से देखिए क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 से देखा तो ये देखा
कि जो पहला ऑब्जेक्ट है, जो पहला बॉल है, आफ्टर कॉलिजन वो सेकंड बॉल की स्पीड से मूव करेगा। जब दो ऑब्जेक्ट सेम मास के कॉलिजन करते हैं, वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन करते हैं, तो आफ्टर कॉलिजन क्या हो रहा है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड से मूव करेगा उसी डायरेक्शन में, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा v2 वो कैसे मूव करेगा इसमें भी रखिए आप। जब m1 m2 की वैल्यू रखोगे तो 2m अपॉन m प्लस m, ठीक है, इंटू u1 आएगा, और ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, v2 इज इक्वल टू u1 आ गया। यानी जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड से मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम मास के ऑब्जेक्ट आपस में वन डायमेंशनल कॉलिजन करते हैं, इलास्टिक कॉलिजन करते हैं, तो कॉलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी जो है इंटरचेंज हो जाती है। जो पहला ऑब्जेक्ट है वो दूसरे की वेलोसिटी से, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले की वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ से इस लाइन को हमें लिखना होगा। यही लाइन क्वेश्चन बन करके आती है एग्जाम में। क्या कहा जाता है कि प्रूव दैट द टू ऑब्जेक्ट्स इंटरचेंज दियर वेलोसिटीज आफ्टर वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, इस तरीके से आता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं hence when two objects bodies कुछ भी लिख लीजिए of equal masses undergo क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं, undergo perfectly elastic collision, one dimensional collision, perfectly elastic one dimensional collision, तो क्या होगा, their velocities are just interchanged, क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज्ड हो जाती हैं आफ्टर कॉलिजन। ये हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड में कह रहा हूं इफ m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट है और दूसरा मैसिव ऑब्जेक्ट है, यानी पहले बॉल की स्पीड वजन कम है, ठीक है, मतलब लाइट ऑब्जेक्ट मैसिव ऑब्जेक्ट से, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा मैसिव होगा, और जिसका मास कम है वो लाइट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, ये तो केस ले ही रहे, ऑल्सो हम ये भी कह देते हैं कि u2 इज जीरो। u2 इज जीरो मीन्स दैट इज when a light object collides against a massive object, मैसिव कैसा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी भी है और मैसिव भी है, मैसिव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ जब कॉलिजन करता है, ये दो कंडीशन है, m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2 और u2 की वैल्यू जीरो है। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 में जो m2 है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि m1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, m2 ज्यादा है इसलिए m1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और u2 की वैल्यू जीरो रखेंगे। तो देखिए इक्वेशन 6 में m1 को नेग्लेक्ट किया जाएगा और m2 नेग्लेक्ट नहीं होगा, और u2 जीरो रखेंगे, तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, सेकंड पार्ट तो क्या हो गया, जीरो हो गया, और इसमें m1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो ऊपर हो गया माइनस m2 और नीचे हो गया प्लस m2 इंटू u1। तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 6 से आ जाएगा v1 इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा माइनस m2 m1 को नेग्लेक्ट करने से, और नीचे भी आ जाएगा प्लस m2 इंटू u1। तो क्या आ गया, और प्लस जीरो आएगा, सेकेंड टर्म जीरो है, तो v1 बराबर देखिए क्या आ गया, माइनस u1। v1 इज इक्वल टू माइनस u1, यानी जो पहला ऑब्जेक्ट है वो अपनी उसी स्पीड से मूव करेगा लेकिन अपनी डायरेक्शन बदल देगा,
डायरेक्शन क्या कर देगा, बदल देगा। फ्रॉम इक्वेशन 7 देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 से क्या डिसाइड होता है, देखिए यदि m1 की वैल्यू कम है, m2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया क्योंकि ये ऊपर m1 आ रहा है, तो ये जब नेग्लिजिबल है तो ये पूरी टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी। और यहाँ पर m1 जब नेगलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, m1 को नेगलेक्ट करेंगे तो m2 अपॉन m2 आएगा और u2 के बराबर आ जाएगा। सॉरी, u2 के बराबर नहीं आएगा, m1 को नेगलेक्ट आप कीजिए, m1 को नेगलेक्ट करेंगे, u2 की वैल्यू तो जीरो मान रखी है हमने, u2 तो ऑलरेडी जीरो मान रखा है, तो ये टर्म तो वैसे जीरो हो गया, और ये टर्म इसलिए जीरो हो गया क्योंकि m1 इज वेरी वेरी लेस देन m2, तो v2 इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो हो जाएगा। v2 इज इक्वल टू क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आ जाएगा, ठीक है, यानी v2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो तो वहीं रहेगा, हैवी ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं होगा, लेकिन लाइट ऑब्जेक्ट जो है उससे टकरा करके वापस लौट जाएगा जिस डायरेक्शन से आया था, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस व्हेन ए लाइट ऑब्जेक्ट collides against a massive object at rest, against a massive object at rest, the light object क्या होगा, rebounds वापस लौट जाएगी आफ्टर द कॉलिजन विद इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल किस में, मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट किस में, डायरेक्शन में, विद इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी, whereas massive object remains at rest, मैसिव ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये बात होने समझ में आ गई होगी आपको। अब आप कहोगे कि सर यदि m2 को कम माने और m1 को ज़्यादा मान लें, m2 को नेग्लेक्ट करें, तब भी यही सिचुएशन आनी है। देखिए m2 को नेग्लेक्ट करो, आप m2 को नेग्लेक्ट करो तो यहाँ v1 बराबर u1 आ जाएगा, v1 बराबर क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा। m2 को नेग्लेक्ट करोगे आप तो, और u2 को जीरो मान रहे हो, तो v1 बराबर u1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, m2 को नेग्लेक्ट करोगे तो v2 इज इक्वल टू 2u1 आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2u1 आ जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब m2 को नेग्लेक्ट करोगे, यानी जब हैवी ऑब्जेक्ट जाके टकराएगा, देखिए ले लेते हैं, चलिए इस केस को, केस थर्ड ले लेता हूँ मैं। इफ m1 is very very greater than m2 and u2 is 0, ठीक है, u2 is 0, तो क्या है केस, मतलब when a heavy object, जिसका मास ज़्यादा होगा वो हैवी होगा, मैसिव भी कह सकते हो, हैवी कह सकते हो, मैसिव कह सकते हो, एक ही बात है। when a heavy object collides against a light object, against a light stationary object, लाइट भी है और एक जगह रखवा हुए भी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लाइट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से जब टकराएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 देखिए क्या आएगा, इक्वेशन 6 क्या है, ये है, तो m1 ज़्यादा है m2 कम है, तो ये m2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो m1 अपॉन m1 इंटू u1, तो v1 इज इक्वल टू u1 आएगा, और u2 जीरो है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 अपॉन m1 इंटू u1, ठीक है, प्लस जीरो, ये हो जाएगा, यानी v1 बराबर क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा। यानी जिस स्पीड से चल रहा था
कॉलिजन के बाद भी उसी स्पीड से चलता रहेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि हैवी ऑब्जेक्ट है। लेकिन यदि इक्वेशन 7 का यूज करके हम देखें कि सेकंड लाइट ऑब्जेक्ट का क्या होगा, v2 की वैल्यू देखें तो v2 में m1 ज़्यादा है m2 कम है, तो ये 2m1 अपॉन m1 आएगा और इंटू u1 आएगा, क्योंकि m2 तो नेगलेक्ट हो जाएगा और ये पार्ट जीरो है क्योंकि u2 जीरो है। ठीक है, तो 2m1 अपॉन m1 इंटू u1, तो v2 के इसके बराबर आ जाएगा 2m1 अपॉन m1 इंटू u1 प्लस जीरो। इसका मतलब v2 किसके बराबर आ गया, u1 के बराबर आ गया। v2 किसके बराबर आ गया, 2u1 के बराबर आ गया, 2u1 के बराबर आ गया। मतलब जो सेकंड यानी जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट की डबल स्पीड से मूव करने लग जाएगा। पहला ऑब्जेक्ट तो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट की डबल स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, हेंस लिख देंगे यहाँ पर, हेंस व्हेन ए heavy object collides against a light object at rest, the heavy object continues to move with same velocity, whereas light object starts moving with double speed of heavy object। जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो हैवी ऑब्जेक्ट की डबल स्पीड से मूव करेगा और जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही स्पीड से मूव करता रहेगा। ये मैंने आपको डिफरेंट केसेज इसमें बताए वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इलास्टिक कॉलिजन में देखिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक है, और ये आफ्टर कॉलिजन जो है कंजर्व रहेगा, ये ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट बात मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। ये देखिए, जब ये इलास्टिक कॉलिजन हो रही थी, एट द टाइम ऑफ इलास्टिक कॉलिजन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब ये कॉलिजन हो रही थी, तो उस समय जो है जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है वो होल्ड नहीं होगा, लेकिन आफ्टर कॉलिजन ये जो है बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होगा। कौन, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बात तो ये नोट कर लीजिएगा आप, वीडियो को पॉज करके क्या नोट करना है जो मैं बोल रहा हूँ उसे, कि एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, या फिर कहेंगे एट ड्यूरिंग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ actual collision, the conservation of kinetic energy does not hold, whereas it holds after the collision is over। collision होने के बाद kinetic energy का conservation hold रहता है, यानी लागू होता है। अब देखिए, जब collision होगी तो जो objects हैं वो डिफॉर्म हो जाएंगे, उनकी शेप बदल सकती है और वो कुछ समय के लिए रेस्ट में आ सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कॉलिजन के समय, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है कॉलिजन करके क्या हो सकता है, डिफॉर्मेशन आ सकता है। ठीक है, और कुछ क्षण के लिए, कुछ छोटे से समय के लिए ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, और एक बात यह है कि यदि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो सेम डायरेक्शन में होंगी, यदि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, देखिए मैं इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये तो आपको नोट ही करना पड़ेगा। क्या बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ, नोट करके लिखिएगा, नोट, इफ द इनिशियल वेलोसिटीज
if the initial velocities and final velocities of both objects are along the same straight line, यदि सेम स्ट्रेट लाइन में है, जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों ऑब्जेक्ट की, यदि वो एक ही डायरेक्शन में है, देन it is called a one-dimensional collision. It is called a one-dimensional collision, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं हेड ऑन कॉलिजन. क्या कहते हैं इसको? हेड ऑन कॉलिजन कहेंगे. ठीक है, हेड ऑन कॉलिजन कहेंगे. जैसे दो ट्रक आपस में टकरा रहे हैं तो वो हेड ऑन कॉलिजन है. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यदि सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग हैं तो वो हेड ऑन कॉलिजन कहलाती है. ध्यान रखिएगा ये शब्द, हेड ऑन कॉलिजन. ठीक है, तो ये बात हुई इलास्टिक कॉलिजन की. अब हम बात करेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन्स की. किसकी बात करेंगे? इन इलास्टिक कॉलिजन की. तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन की यदि हम बात करें, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन में ही बात करेंगे हम. ठीक है, केवल वन डायमेंशन वाला ही हमारे सिलेबस में है. 2 डायमेंशन वाला हम नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे. 2 डायमेंशन वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए केवल और केवल वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन जैसे हमने डिस्कस किया, वैसे ही हम वन डायमेंशनल परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन भी डिस्कस करेंगे. तो ये भी कर लेते हैं. परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन टॉपिक है. परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन. अब सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है? देखिए, आपने जैसे पहले लिख लेते हैं, when the two colliding objects stick together, चिपक जाते हैं, stick together. ठीक है, when the two colliding objects stick together and moves as a single object with a common velocity, moves with a common velocity after the collision, it is said to be perfectly inelastic. ये क्या कहलाती है? परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कहलाती है. इनइलास्टिक कॉलिजन क्या होती है ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. और यदि कॉलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह आगे बढ़ते हैं, कॉमन वेलोसिटी से आगे जाते हैं, तो उसे हम परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कहते हैं. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं. ये एक बॉल है. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन के. जैसे आप कोई बंदूक से गोली दागो और किसी मिट्टी से भरे हुए बैग में को निशाना बना करके गोली चलाओ बंदूक से, तो जो बंदूक की गोली है वो मिट्टी के जो बैग है उसमें चली जाएगी
और जो मिट्टी का वेग है वो कुछ आगे भी चला जाता है। ठीक है, तो ये एक मान लीजिए बॉल है जिसका मास m1 है, ये दूसरा बॉल है जिसका मास m2 है, और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये जो है u1 स्पीड से चल रही है, u1 स्पीड से चल रही है। ये बिफोर कॉलिजन की सिचुएशन है, बिफोर कॉलिजन ये सिचुएशन है। ठीक है, बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? आफ्टर कॉलिजन क्या होगा? आफ्टर कॉलिजन जो है ये दोनों बॉल्स स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, ये दोनों बॉल्स स्टिक हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से इसका मास m1, इसका मास m2। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट की तरह आगे बढ़ेंगी और इनकी वेलोसिटी जो होगी वो कॉमन वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह आगे बढ़ेंगी कॉमन वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v। इसे कहते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अब यहाँ पर वही एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम बिफोर कॉलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, ये होगा। अब u2 तो जीरो है, u2 क्या है? जीरो, तो m1 u1 बराबर हो जाएगा, प्लस जीरो लिख लो, चलो u2 को जीरो रखने से m1 प्लस m2 इंटू वी, और फाइनली क्या आ जाएगा? m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी आ गया। ठीक है, इंटू क्या आ गया? v आ गया। और यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, जो v की वैल्यू आएगी देयरफॉर v बराबर क्या आ जाएगा? जो कॉमन वेलोसिटी होगी आफ्टर कॉलिजन m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होगी। ठीक है, ये v की वैल्यू आई। अब काइनेटिक एनर्जी, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं, तो बिफोर कॉलिजन हम निकाल लेते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में वो निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन कितना होगा ये बात कर लेते हैं। बिफोर कॉलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, मान लीजिए k1 कह देता हूँ उसे मैं, और किसके बराबर होगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब u2 तो जीरो है, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस जीरो। यानी बिफोर कॉलिजन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आ गई? हाफ m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब आफ्टर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो निकाल लें। आफ्टर कॉलिजन कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी k2 मान लेता हूँ उसे मैं, और k2 क्या हो जाएगी? 1/2 मास कितना? m1 प्लस m2, दोनों स्टिक हो जाते हैं ऑब्जेक्ट। कॉमन वेलोसिटी कितनी? v स्क्वायर, v है। अब v की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, v की वैल्यू यहाँ रखो, तो 1/2 m1 प्लस m2, v की वैल्यू क्या थी? m1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ क्या था? u1। अब देखिए m ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या आएगा? k2 इज इक्वल टू 1/2 m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। एक तो कैंसिल हो गया और एक ये आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ u1 भी है, u1 स्क्वायर भी होगा, u1 स्क्वायर भी होगा। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 3। क्या कह देता हूँ? इक्वेशन 3 कह देता हूँ। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आया? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? k1 में से बिफोर कॉलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दीजिए। बिफोर कॉलिजन कितनी थी? हाफ m1 u1 स्क्वायर थी। आफ्टर कॉलिजन कितनी आई? हाफ m1 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये आई।
ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 1/m1 प्लस m2 ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर, m1 प्लस m2, एलसीएम आया, m1 प्लस m2 -1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -1 आएगा। सही आया है क्या, ये m1 स्क्वायर भी चल रहा है ना बेटा, ये m1 स्क्वायर भी है, तो यहाँ m1 आएगा, ये m1 आएगा। ठीक है, तो देखिए m1 से m1 कैंसिल हो गया, और ये हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये बना। यानी जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यदि मैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा के लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया आपका m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2। और डेल्टा के क्या है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सिंस डेल्टा के लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि इनिशियल बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कम है, तो जो लॉस है वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, खर्च हो जाती है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में, लाइट, साउंड एंड हीट की फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी पूछता है वो कई बार एग्जाम में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो यहाँ थियोरेटिकल डिस्कशन इस चैप्टर का फिनिश होता है। इससे आगे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। थैंक यू वेरी मच।